इन्फोसिस अ जायंट कंपनी जिसने पास्ट में इन्वेस्टरों को बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। बिजनेस जो इन्होंने आउट ऑफ द इंडिया बहुत अच्छा किया। आप देख लो, यूरोप देख लो, अगर आप अमेरिका देखो तो उस केस में इन्होंने अच्छा खासा बिजनेस किया है। जो इनका जो सालाना प्रॉफिट है मोर देन 20 to 25,000 करोड़ के आसपास आ रहा है कंटिन्यूस बेसिस पे, और जो उनका मार्जिन है वन ऑफ द बेस्ट है इन दैट सेक्टर। तो वाई दे आर फेल टू मैनेज द रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर। पास्ट 2 ईयर से ये कंपनी जो है क्यों इन्वेस्टर को रिटर्न क्यों नहीं दे पा रही। अब थोड़ा सा इसमें बैक में देखोगे तो ये 2022 में कोविड के बाद में इसने मैग्निफिसेंट रिटर्न दिए हैं। देखोगे आप 600 रुपये वाला स्टॉक जो है अराउंड 1900 रुपये के आसपास जाके आया है। अराउंड मान सकते हो कि थ्री टाइम्स के आसपास दिया है। तो वाई दिस हैपन्स, इस केस में ऐसी क्या चीज़ हो रही जो स्टॉक्स को इतना अच्छा आप कह सकते हो स्मूथली ड्राइव कर रहा था, और अभी जो चीज़ें हैं क्या ख़राब चल रही है, और क्यों ये पिछले 2 साल से इन्वेस्टरों को कोई रिटर्न नहीं दे पा रहा है। इवन आप कह सकते हो थोड़े बहुत नेगेटिव रिटर्न में ही चल रहे हैं। तो इसके पीछे की जो स्टोरी है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि ये 2022 से आप देखोगे कि मैग्निफिसेंट आप देखोगे कि जो मूवमेंट हो रहा था। अब इसका अगर रीज़न देखें तो सिंपली यही था कि जो इनका कोविड में जब केस आया था तो उस केस में जो डिजिटलाइजेशन है एक बहुत अच्छे लेवल पे चली गई थी। जो भी बिजनेस जो थे जो उस केस में काम कर रहे थे, ड्यू टू आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस थोड़े बहुत छोटे मोटे लॉकडाउन लग रहे थे, और उसके कारण जो बिजनेस चल रहे थे वो ट्राई कर रहे थे कि वो ऑनलाइन आ सके। और जो आईटी कंपनीज है उनका जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस है फ्रॉम द प्रोडक्ट सेलिंग और आप कह सकते हो सर्विस सेलिंग से आता है। तो उस केस में देखोगे कि जो भी अच्छे कंट्रीज है या फिर आप कह सकते हो अच्छी कंपनियां हैं वो ट्राई कर रही थी कि मोर एंड मोर आईटी सर्विसेज ले सके। तो उसके कारण जो है बहुत अच्छा उन्होंने बिजनेस भी किया था। आप देखोगे कि ईयर एंड ईयर 2020 से उनका जो प्रॉफिट है कंटिन्यूसली बढ़ा है। ईयर 2020 में देखोगे तो अराउंड तो उस केस में 90,000 प्लस इसकी सेल्स थी, और राइट नाउ देखोगे 1,53,000 के आसपास 1,53,000 करोड़ के आसपास इनकी सेल्स आ रही। तो विच इज़ अ मैग्निफिसेंट नंबर, और सेल्स जो है कंटिन्यूसली बढ़ी है। लेकिन उस केस में आप देखोगे जो प्राइस जो है वो 3 टाइम्स बढ़ गई है। आप यहाँ पर देखोगे कि 600 रुपये की प्राइस थी, वो 600 रुपये वाली प्राइस जो है अभी चल रही है आपके 1800 मतलब 1900 के आसपास चली गई थी, और अभी जो प्राइस है 1400 के आसपास चल रही है। तो जो ये प्राइस का जो मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा हाई था। तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं लग रहा था जो प्राइस जो है कंपेरेटिवली बिजनेस के वो ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी लोगों को होप भी थी कि इन अपकमिंग टाइम जो है बिजनेस अच्छा चल जाएगा। लेकिन एज ऑलवेज जैसा कि होता है कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट हो गया, विच इज़ यहाँ पर देखोगे कि 1 अप्रैल के आसपास जो स्टॉक्स है कंटिन्यूसली फॉल डाउन हो गए थे। आईटी सेक्टर आप ऑल ओवर आईटी सेक्टर दोगे तो उस केस में अप्रैल के आसपास जो है नीचे आना स्टार्ट हो गया था। अब इसमें इंसिडेंट ये हुआ था कि जो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हो गया था। अब इसको मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो इन्फोसिस का जो बिजनेस है मोस्ट ऑफ द बिजनेस आता है फ्रॉम द अमेरिका एंड यूरोप। जो आप देखोगे कि मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस जो है वहीं से ही आता है, और वहाँ पे क्या चीज़ होती है वो मैटर करती है। आप देखोगे रशिया यूक्रेन का क्राइसिस जो इंडिया में अफेक्ट किया, लेकिन इतने हाई लेवल पे अफेक्ट नहीं किया है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई इफेक्ट किया है। रीज़न क्या है कि वहाँ की इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ की रेपो रेट जो है या फिर आप कह सकते हो इंटरेस्ट रेट जो है वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल पे है। और उसके अलावा जो अदर इफेक्ट भी थोड़े थोड़े आए हैं इन द बिजनेस, जीडीपी ग्रोथ आप देख सकते हो उस केस में। तो इन चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं आईटी का रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं ख़राब आया है। और उसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे कि जो स्टॉक्स जो है जो बहुत ज़्यादा हाई पे था उसके कारण भी अच्छा खासा जो डाउनफॉल हुआ था। अब लेकिन आप देखोगे कि अगर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखोगे तो इनका कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। आप देखोगे 20,000 करोड़ के आसपास आया था 2021 में, उसके बाद में 2022 में आप देखोगे कि 22,000 के आसपास आ रहा है, फिर 24,000, अभी देखोगे कि 26,500 करोड़ के आसपास आ रहा है प्रॉफिट। लेकिन जो इनकी स्टॉक प्राइसेस वो नहीं बढ़ रही है। अब इसका रीज़न जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा पास्ट में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस जो थी वहाँ कहीं ना कहीं होप में आई थी। अब उसके बाद में क्या था कि रशिया का यूक्रेन का क्राइसिस आ गया था। क्राइसिस आने के बाद में स्टॉक प्राइसेस अच्छी खासी डाउन हुई थी। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था ना यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस को लेके, उस केस में धीरे धीरे जो चीज़ें आ रही थी कि रशिया पे डिपेंडेंस जो यूरोप और वेस्ट की किस हिसाब से, क्योंकि नेचुरल गैस को लेकर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। ड्यू टू डैट उनके जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा राइज हो गई थी। अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन राइज हो रही थी वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी, और उन चीज़ों के कारण जो है जो आमतौर पर बिजनेस करना होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अब वहाँ पर जैसे ही सेंट्रल बैंक्स अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे उनके कारण जो है स्टॉक प्राइसेस कंटिन्यूसली आईटी सेक्टर की नीचे आ रही थी, और साथ ही साथ उनकी जो कमेंट्री आ रही थी वो भी शायद ऐसा कह सकते हो कि एक आईटी सेक्टर के लिए अच्छी नहीं थी। तो उसके कारण जो है कंटिन्यूसली जैसे जैसे इंसिडेंट आ रहे थे उस हिसाब से स्टॉक प्राइसेस फॉल करने लगी। अब ये रहता है आप देखोगे कि मई 2023 से यहाँ पर जो है कि स्टॉक प्राइसेस जो है धीरे धीरे राइज करनी स्टार्ट हुई थी। अब राइज इनकी होप ये थी कि जो 2024 है शुरुआत में वहाँ से कहीं ना कहीं एक रेट कटे वो हो जाएगा, तो धीरे धीरे जो स्टॉक की प्राइसेस है वो बढ़ने लगी। अब
इसमें केस में क्या था कि जो भी आप सेंट्रल बैंक देखोगे, यूएसए की ले लो या फिर यूरोप की ले लो, उनका जो आप अपन अगर एग्जांपल लेके यूएसए के लेके चले, तो उस केस में जो सेंट्रल बैंक है उनका एक ही तर्क था कंटिन्यूसली कि वो इन्फ्लेशन को चाहते हैं कि नीचे आए, 2% के आसपास है, बेलो 2%, और जो वहाँ पे चल रही थी लगभग 5.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट इनकी इन्फ्लेशन चल रही थी। तो उस केस में उनका जो एक ही टारगेट था कि वो तब तक जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई रखेंगे जब तक कि जो इन्फ्लेशन है 2% के आसपास नहीं चली जाती। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कंटिन्यूसली यहाँ पर 2023 के आसपास से शुरुआत से ही लग रहा था कि आने वाले समय में जो इन्फ्लेशन है अच्छी खासी कंट्रोल भी हो जाएगी, और कंट्रोल हो भी रही थी। लेकिन आप देखोगे रिसेंट 2-3 महीने का डाटा देखोगे तो उस केस में क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन जो है कि स्लाइटली बढ़ रही है, या फिर आप देखोगे कहीं ना कहीं कम होने के संकेत नहीं आ रहे। अब होता क्या है कि एक होती है कि 6% की इन्फ्लेशन है, 6% की इन्फ्लेशन को 4% लेके आना है, तो वो एक डिफरेंट सीनरी होता है। उस केस में एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ इजी टास्क हो जाता है। ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी का इनका इफेक्ट जो है अच्छा खासा पड़ जाता है, लेकिन अगर आप 6% से 4% इन्फ्लेशन को ला रहे हो तो वो एक इजी टास्क है। कंपेरेटिवली 4% से 2% ला रहे हो, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं सैचुरेटेड हो जाती है, उस केस में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है। आप देखोगे कि इसकी एग्जाम्पल आप छोटी कोई कंट्रीज होती थी, उस केस में उनके लिए 4% 4.5% ग्रो होना एक नॉर्मल चीज़ है, एक काइंड ऑफ सिनेरियो बना सकते हैं कि वो ग्रो हो सकती है। लेकिन अमेरिका जैसी बड़ी कंट्रीज होगी, उस केस में उनके लिए 1% ग्रोथ होना, 2% ग्रोथ होना या 4% ग्रोथ होना एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो एक अब अलग ही इम्पैक्ट डालता है। उनका जो वैल्यू होता है 1% का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब हाई इंटरेस्ट रेट के कारण जो जीडीपी की ग्रोथ है वो भी खराब आ रही थी, तो उसके कारण जो ऑल ओवर जो सेक्टर है वो खराब आ रहा था, ऑल ओवर जो कंपनीज के रिजल्ट है वो खराब आ रहे थे, और उसके कारण जो है इनके पास नए कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली जिस एक्सेलरेशन से इस टाइम पे आ रहे थे 2021 से 2022 के आसपास तक, उस एक्सेलरेशन से आ नहीं रहे थे, और जो ये सिनेरियो था इन अपकमिंग टाइम और ख़राब लग रहा था। अब यहाँ पर जो देखोगे कि राइट नाउ कुछ समय से जो स्टॉक प्राइसेस है अच्छी खासी फॉल कर रही है यहाँ से आने के बाद में। अब फॉल ये क्यों कर रही है? फॉल करने का अगर रीज़न देखें तो मोस्ट रिसेंट टाइम इनका जो भी कंपनीज आईटी कंपनीज है उनके रिजल्ट देखोगे तो वो थोड़े एक कह सकते हो कि ठीक ठाक आए, ना ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि डाउन हुए हैं। इन्फोसिस के केस में तो नहीं हुए हैं, लेकिन जो अदर कंपनीज है, जो छोटी कंपनीज है, उनके जो रिजल्ट है जरूर डाउन हुए थे। जैसे कि आप टेक महिंद्रा, विप्रो वगैरह देख सकते हो, उनके थोड़े बहुत जो प्रॉफिट है वो डाउन हुए हैं। लेकिन जो बड़े जाइंट है वो अपना एक लेवल पे मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जो इनका नया बिजनेस वो भी नहीं आ रहा है, तो उसके कारण जो है कहीं ना कहीं एक सिनेरियो बना हुआ है कि जो स्टॉक प्राइसेस है अपसाइड में नहीं जा रहा है, क्योंकि उनका फ्यूचर जो है इन रिसेंट टाइम आप देखोगे 3-4 महीनों में कुछ अच्छा लग नहीं रहा है। अब हम बात करें अगर फ्यूचर फोरकास्ट की, तो फ्यूचर फोरकास्ट के सीन क्या है कि अगर हम जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नाउ, क्योंकि फेड की इंटरेस्ट रेट है वहाँ से कनेक्टेड है, और फेड की इंटरेस्ट रेट से ऑल ओवर बिजनेस कनेक्टेड है, बिजनेस से आईटी सेक्टर ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ से उनका बिजनेस आना है। तो यही सारी चीज़ें हैं एक प्रॉपर मैनर में चल रही है, लिंक्ड मैनर में चल रही है। अब इन्फ्लेशन की बात करें तो जो मोस्ट 2 मंथ्स का डाटा है वो सही नहीं आ रहा है, इतना आप देखोगे कि सही आ नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू फेड्स। तो उस केस में जो है डाटा अगर अच्छा आता है तो ऑब्वियसली जो फेड की इंटरेस्ट रेट कट है 1-2 महीने में, या फिर अगर अगले वाले 1-2 जब भी इनकी मीटिंग होगी उस केस में वो कट करने की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर डाटा अच्छा नहीं आता तो उस केस में जो फेड है कॉशियस रहेगा, और वहाँ पर उनका जो हार्ड हो जाती है कि इंटरेस्ट रेट को कम करना, और उसके कारण जो अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है इन्फोसिस या फिर आप कह सकते हो आईटी कंपनीज पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिखने वाला है। इन अपकमिंग टाइम आप देखोगे कि नवंबर के आसपास जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है यूएसए के, तो उस केस में जो इन्फ्लेशन जो है अगर थोड़ी बहुत भी स्पाइक हो जाती है तो उस केस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब मानी जाएगी, और इसका जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इलेक्शन पे भी पड़े। तो उस केस में जो है फेड बहुत ज़्यादा कॉशियस है, और करंट गवर्नमेंट जो है ये पूरी कह सकते हो कि सेफ्टी के साथ मेजर लेना चाहिए। अब उसके अलावा देखोगे कि जीडीपी ग्रोथ जो है रिसेंट टाइम्स में वो भी अमेरिका का इतना अच्छा आया नहीं है, तो उसके कारण जो है उसका भी इम्पैक्ट जो होने वाला है। और अगर ऐसे ही अगर कंटिन्यूसली इम्पैक्ट जो आता रहता है तो उस केस में ऐसा हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है थोड़ी 1-2 रेट कट कर ले, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत गैप ले ले। इसमें कुछ चीज़ें जैसे कि हम किस प्रकार से एनालाइज कर सकते हो, तो वो ये हो सकती है कि एक तो आप बीएसई की वेबसाइट देखते रहो। बीएसई की वेबसाइट में जब आप इन्फोसिस सर्च करोगे तो उस केस में क्या होता है कि जो भी उनके रिसेंट एक्शन होते हैं कंपनी के द्वारा, वो हमेशा वहाँ पे डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं। अगर कोई अच्छी क्लाइंट विनिंग आ रही है उस केस में, या फिर आप कह सकते हो कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो कंटिन्यूसली अगर बढ़ रही है, या फिर कोई ब्रेकआउट हो रही है, मतलब ब्रेक हो रही है, तो उस केस में वहाँ से थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है ना। और उसके अलावा आप देख सकते हो कि जो एशियन है, मतलब कि एक्सेंटर है, एक्सेंटर जो है वन ऑफ द मेजर आप कह सकते हो कि आईटी कंपनी है इन द वर्ल्ड।
तो उसका जो रिजल्ट है सबसे पहले आता है। तो वहाँ पर आप एक इसका यूज़ कर सकते हो किस प्रकार से इसकी कमेंट्री आती है। जब एशियन का रिजल्ट आएगा जो इसी मंथ में मार्च के आसपास आ जाता है लास्ट में, ठीक है ना, लास्ट टाइम 26 मार्च के आसपास आया था, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो कि लास्ट वीक के आसपास आता है। तो उस केस में आप वहाँ से एक प्रेडिक्शन लगा सकते हो, क्योंकि इनका बिजनेस जो है सिमिलर है, तो काइंड ऑफ सिमिलर कमेंट्री भी आ सकती है। और जो अपनी इंडिया की आईटी कंपनीज है, जैसे कि सबसे पहले उसका टीसीएस का आता है, फिर इन्फोसिस का आता है, या फिर एक काइंड ऑफ नियर बाई डेज में आता है, तो वो 15 डेज का गैप रहता है। तो आप एक थोड़ा बहुत कह सकते हो प्रेडिक्शन एक अपने वे में लगा सकते हो कि इस प्रकार से चीज़ें आ सकती हैं इन अपकमिंग टाइम्स। और उसके अलावा जो इसके जो इम्पैक्ट करते हैं चीज़ें, जैसे कि केपीआई की परफॉर्मिंग इंडिकेटर, वो हो गए इसमें कि आप इन्फ्लेशन का डाटा नो डाउट देख सकते हो। जब इन्फ्लेशन 2% के आसपास आ जाएगी तो उस केस में आपको इन्फ्लेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो है इसकी इंपॉर्टेंस है इन्फ्लेशन डाटा की। क्यों है? क्योंकि फेड की इंटरेस्ट रेट जो है मोर देन 20 ईयर के हाई पे है। तो ये चीज़ें जो है लिंक्ड है। अगर एक टाइम पे आप कहते हो कि फेड की इंटरेस्ट रेट है जो अपने लेवल पे आ जाती है, जो कि 1% के आसपास है, या फिर जो भी इनका पुराना लेवल था वहाँ पे आ जाती है, तो उस केस में फेड की इंटरेस्ट रेट भी इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं रहेगा। ओके, और अभी जो इन्फ्लेशन है 6% के, इनकी शायद 3.5% के आसपास है, ठीक है ना। तो उस केस में अगर ये 2% के नीचे आ जाती है तो इन्फ्लेशन भी एक इतना बड़ा मैटर नहीं रहता है, ठीक है। तो इस केस में अदर चीज़ें इंपैक्ट होती है। तो ये चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अब इसमें अगर हम इन्फोसिस का टेक्निकल एनालिसिस देखें तो उस केस में आप देख सकते हो कि जो इसकी प्राइस जो है नीचे में अराउंड 1200 के आसपास गई थी, ठीक है। नीचे का सर्किट लगा था उस केस पे आसपास गई थी, और उसके बाद में थोड़ा बहुत अच्छा खासा राइज हुआ था। लेकिन अगर हम फ्यूचर फोरकास्ट की बात करें तो थोड़ा बहुत टाइम ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो प्राइस जो आती है तो 1300 के आसपास, या फिर इस रियली हार्ड, लेकिन 1350 या फिर 1400 के आसपास यहाँ पे भी अच्छी आती है, तो एक काइंड ऑफ कह सकते हो एनालिसिस अच्छा हो सकता है उसमें। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं अपना एक व्यू आपको बता सकता हूँ। इसका जो ये प्लस फैक्टर देखें अगर इन्फोसिस में जो प्लस फैक्टर ये है कि इनका बिजनेस जो है अच्छा चल रहा है। टाइम इनका बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, ऑब्वियसली आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा ख़राब न्यूज़ चल रही है, लेकिन इन दी एंड ये जो है प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर ये बढ़ा रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और क्योंकि ग्लोबल फैक्टर से कोई अगर स्टॉक प्राइसेस फॉल होती है तो वो यूजली ऐसी मानी जाती है टेम्परेरी है, जिसको हम देखें कि इन्फोसिस है अच्छे से ये जो सिचुएशन है बियर कर रहा है। और ऑफ दैट की इन अपकमिंग टाइम जो है एआई में इनका अच्छा जो बिजनेस है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एआई को अपने कंटिन्यूसली आप देखोगे कि जब कभी भी ये क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस करते हैं तो उसमें एआई को हमेशा पुश देने की बात करते रहते हैं। तो एआई एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है जिसमें अच्छा बिजनेस ये कर सकते हैं इन अपकमिंग टाइम। और जो ये आईटी का बिजनेस है ये कह सकते हो कि लॉन्ग लास्टिंग गेम है, मतलब कि इसमें जो है कस्टमर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे और लंबे समय तक कंपनी जो भी सर्विस प्रोवाइडर उनके साथ जुड़ा रहता है। तो वो कह सकते हो कि कंटिन्यूसली बिजनेस देता रहता है, जब तक वो कंपनी चलती है तब तक तो अच्छा बिजनेस देता रहता है। और जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटिन्यूसली वो इन्फोसिस जैसी आईटी कंपनीज है नो डाउट ट्राई करती रहती है। तो ये मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग द इन्फोसिस। आई होप यू गाइस लाइक इट। ये काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट इफ यू हैव एनी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।